है। अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज का? गुड मॉर्निंग। और जहां तक मार्केट पे बायस की बात है तो आई कैरी जीरो बायस। आई विल स्टे न्यूट्रल अबाउट निफ्टी, क्योंकि दोनों बाजू स्विंग्स दे रहे हैं और क्लैरिटी अभी भी नहीं है और कुछ इवेंट्स तक नहीं रहेगी क्लैरिटी। तो हम लॉन्ग जाएगा तो लॉन्ग भी देखेंगे और शॉर्ट जाएगा तो शॉर्ट भी देखेंगे। ये वो मार्केट नहीं है जहां पे ओपनिंग के टिक के साथ किसी भी ट्रेड को चेस किया जाए, नीदर द लॉन्ग साइड नॉर द शॉर्ट साइड। इतनी बात बहुत क्लियर है। तो कोई भी ट्रेड ले तो पहले कुछ मिनटों तक देखने के बाद लेना चाहिए। चेस करने वाला तो ये मार्केट है नहीं, नीदर ऑन द अपसाइड नॉर ऑन द डाउनसाइड। एंड विद दिस बैकग्राउंड आई विल से कि करंट स्विंग के हिसाब से मैंने एक लॉन्ग प्लान करा है, दैट इज इन हेवल्स। और हेवल्स के जो फ्यूचर्स की हम बात करेंगे वो अगस्त के लेवल्स की बात करेंगे। तो उसमें 1550 का एसएल जब तक सस्टेन होता है तो ऊपर वाली साइड पे 1170, 1180 एंड इवन 1200 ये हेवल्स के अपसाइड पे टारगेट्स रहेंगे अगस्त फ्यूचर्स के हिसाब से। आपके सामने 16% ऊपर हैवेल्स जुलाई की एक्सपायरी में फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1160 पर, और यहाँ से भी बढ़िया मोमेंटम ट्रैक करती हुई दिख रही हैं रचना जी। बहुत ही सटीक राय, अगर बाजार खुले तो उसको ज़रा ऑब्जर्व करें और जहाँ ट्रेंड हो उस तरफ आप मोहर लगाएं मूवमेंट की। चलिए, अब आपके सामने प्रकाश दीवान साहब जुड़ते हुए दिखेंगे। दीवान साहब, शुभ दिन और शुभ प्रभात। बाजार कंसोलिडेशन जोन में, एफआईआईज़ की बिकवाली, चाइनीज़ बाज़ारों में दिक्कतें, अमेरिकी बाज़ार में कोई भी आप नतीजा ले आइए लेकिन सब फेड कमेंट्री का इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए, इन सब को मिला के भारतीय बाज़ार आपको कैसे लगते हैं, और अगर कोई बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड हो तो वो शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग ऑल द मेंबर्स इन द पैनल, और हमारे दर्शकों को भी शुभ प्रभात। देखिए, जो मार्केट की जो परिस्थिति है, ये अक्सर हमने देखा है, वैल्यूएशंस थोड़े से जब हाई होते हैं, उम्मीदें थोड़ी सी हाई होती हैं, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन मार्केट के सेंटिमेंट में आता है। और ये जो आंकड़ों में जो हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी चाइना के कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स को लेके, मेरे हिसाब से ये बहुत ही माइल्ड एक वो पुशबैक था, जिसकी वजह से जो चाइना कर रहा है वो डेलिबरेट है। पहले उन्होंने अपने एजुकेशन कंपनीज, एडटेक जिसको कहते हैं, उसके लिए एक रोक लगाई। उसके बाद उन्होंने स्टील कंपनीज पे या मेटल कंपनीज के एक्सपोर्ट टैक्स की बात की, फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए किया। तो इस वजह से आपको नैस्डैक पे इसका असर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है कि चाइना में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा आज के बाद मुश्किल भी लगने लगेगा या थोड़ा सा संदेहजनक बन जाएगा। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा विद अ लैग। हो सकता है कि इस चीज को 2-3-4 दिन, हफ्ता लग जाए रियलाइज होते हुए कि हिंदुस्तान में कंपनियां बहुत बढ़िया कर रही हैं। अभी तक जितने रिजल्ट आए हैं, कहीं भी एक्सेप्ट फॉर कुछ बैंक्स के नंबर्स में आपको थोड़ी सी एक झलक स्ट्रेस की दिखी होगी, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो हमारे लिए लिस्टेड कंपनीज जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही हैं, ये उम्मीद से कहीं अच्छी आई है। ऑफकोर्स जुलाई का महीना अच्छी कंपनीज के रिजल्ट्स का दौर रहता है। अब अगस्त में थोड़ी सी वैसी भी कंपनीज आएंगी जहां पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग ना हो, उनकी उम्मीद है। बट मेरे को जो समझ आ रही है चलिए वो ये है कि ये मार्केट की जो डिप्स पे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रही है, ये अभी भी कायम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट डिप के कारण बदलते रहेंगे, लेकिन आपके बाइंग के कारण सेम है कि हिंदुस्तान की कंपनीज लिस्टेड स्पेस में इंप्रूवमेंट दिखा रही है। और जैसे जैसे वहीं 15,500 15,900 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है, आपके ईपीएस रिवीजन होने शुरू हो गए। तो हो क्या रहा है कि आपका पी मल्टीपल जो एक बहुत ही ऊंचाई पे बैठा हुआ था, वो थोड़ा सा टॉलरेबल जोन में आने शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि बहुत कोई दिक्कत आएगी। आप सिलेक्टिव बेसिस पे रहिए। हाँ, कुछ सेक्टर्स में ओवरडन है चीजें, जहां पे थकान महसूस हो सकती है, वहां उससे दूर रही। बट स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी पैसे कमाने के मौके हैं, और रिजल्ट्स को और अनलॉकिंग को देखते हुए जो कॉम्बिनेशन है, उसमें आपको कई ट्रेड्स जो है वो मिल जाएंगे। जी दीवान साहब, जरा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके जवाब में ही मेरा अगला प्रश्न है। आपने कहा कुछ सेक्टर्स वहां पर ओवर वैल्यूएशन और कुछ ज्यादा ही गर्मी है, नाम लीजिए उनका, और एक कन्विक्शन ट्रेड तो बनता ही है आपकी तरफ से। 10 दिन के बाद मुलाकात हो रही है स्क्रीन पर। जी शैल जी, बिल्कुल नहीं। जो सेक्टर्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरडन हम लोग हो चुके हैं,
उसमें केमिकल्स हैं, हर चीज अपने आप को, हर कंपनी अपने आप को स्पेशलिटी केमिकल के नाम पे चल रही थी और उसको भी मल्टीपल जो मिलते जा रहे थे, वहां पे आपको कुछ थोड़ी सी रुकावट दिखेगी या प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। दूसरा, जो मिड कैप स्मॉल कैप में आप कुछ सेक्टर जहां शुगर है वहां थोड़ा सा पॉज आने की एक गुंजाइश बिल्कुल बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अब हम सितंबर में जो क्रशिंग सीजन शुरू होगा उसकी तरफ देखेंगे, सारी नजरें वहां गड़ी रहेंगी कि कैसा आता है, सप्लाई साइड कैसी रहती है। और ऑटोमोबाइल्स में एक देखिए ओईएम्स जो है, आज मारुति के नंबर्स हैं, उसके बाद एक इंडिकेशन आपको मिलेगी जो टाटा मोटर्स के साथ हो रहा है। इज इट पॉसिबल कि बाकी कंपनीज पे भी इसका थोड़ा सा काले बादल गहराना शुरू हो, जो सेमीकंडक्टर्स की चिप शॉर्टेज को लेके है। तो ये सेक्टर्स में मुझे लगता है थोड़ा होगा। और जो अनलॉकिंग की वजह से हम प्रक्रिया देख रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं, आप भी दिल्ली से बंबई आए हैं, आप हफ्ते पहले 4 दिन पहले आपने देखा होगा, कोई भी एयरपोर्ट पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी भी लॉकडाउन की असर है या स्लो डाउन में बैठे हैं। इंडिगो के रिजल्ट्स आए, कैश लॉस उनका जो आया है वो जो अनुमान था उससे कहीं ज्यादा है, बट मुझे लगता है अगर आप कोई हाई कन्विक्शन बेट लेना चाहे, कॉन्ट्रा बेट लेना चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, तो जिस प्रकार का कंसोलिडेशन एयरलाइन स्पेस में हो रहा है और जो अट्रैक्टिवनेस इसमें वापस आना शुरू होगी, नॉर्मली हम बोलते हैं एयरलाइंस में पैसे नहीं बनते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इंडिगो एक ऐसी कंपनी रही है जिसने हमेशा अपनी बैलेंस शीट को बड़ी अच्छी तरह संवार के रखा और एक्सपेंशन किया। अब जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, अब जो नए फ्लाइट्स, जो रूट्स इनको मिलेंगे और वापस एक्टिवेट होंगे, आप सोच सकते हैं कि ट्रैवल वंस इट कम्स बैक और इनकी प्राइसिंग पावर जुलाई 31 के बाद शायद वापस वो जो लिमिटेशंस हैं मिनिस्ट्री ने जो लगाई हुई है वो हटने से ऑक्यूपेंसी की क्या फर्क पड़ता है, तो बहुत ही गजब का इम्पैक्ट आपको दिखेगा और ये सारा कैचअप हो जाएगा। तो थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म सोचे तो मुझे लगता है गिरावट में इंडिगो डेफिनेटली उस पर आपको हाथ रखना चाहिए और आगे चल के ये कंसोलिडेशन और लीडरशिप का फायदा इसको स्टॉक में भी दिखना शुरू हो जाएगा। दीवान साहब, बहुत ही बढ़िया आपने कॉन्ट्रेरियन ट्रेड दिया है। फिलहाल आपका पसंदीदा स्टॉक है इंडिगो। जुलाई की एक्सपायरी में बिल्कुल फ्लैट ट्रेड और आज ये आपको नतीजों पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। चलिए कॉल्स रैप अप करते हैं और फिर हर्षदा जी तैयार हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडसइंड बैंक के नतीजे। आपके सामने बाय कॉल्स फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं। ज़्यादातर रुझान तेज़ी का आपको दिखेगा मेटल स्पेस पर। स्टील अथॉरिटी पर लक्ष्य है 140, ये आपको कैश में करना पड़ेगा। हैवेल्स पर आपको एक बाय कॉल ऑगस्ट फ्यूचर्स पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर लक्ष्य 1180 के आसपास है। यूँ समझिए कि 16% ऊपर आपने जुलाई की एक्सपायरी में हैवेल्स को ट्रेड करते हुए दिखा है। रचना जी अभी भी बुलिश। जिंदल स्टील पर मोहर लगा रहे हैं तेज़ी की, 435 पर लक्ष्य साध रहे हैं गाबा साहब। आपके सामने और बाय कॉल्स फिलहाल हिंडाल्को पर आती हुई मेटल स्पेस में, यहाँ पर बुलिश हैं ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइज पर जायसवाल साहब। ये मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। नतीजे बहुत ही अच्छे थे एसबीआई लाइफ के, वहाँ पर मोमेंटम चेस कर रहे हैं असित जी। और फोर्टिस हेल्थ केयर रिकॉर्ड हाई। हॉस्पिटल स्टॉक्स दहकते हुए, यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब आप कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। इंटरग्लोब एविएशन पर एक बढ़िया आपको कॉल आती हुई दिख रही है, बाय ऑन डिप्स, और यहाँ पर आपको ये पोजिशनल कॉल है दीवान साहब की तरफ से। चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इंडसइंड बैंक का चार्ट। हर्षदा जी बिल्कुल तैयार हैं आपके सामने। यहाँ पर जो नतीजे थे थोड़े मीडियोकर थे, लेकिन कहाँ पर आंकड़े पसंद आए उनको और कहाँ पर हल्की सी मायूस हैं वो आपको बताती हुई दिखेंगी हर्षदा जी। इंडसइंड बैंक आपके सामने। हर्षदा जी गुड मॉर्निंग। शैल, इंडसइंड बैंक पर टिप्पणी करने से पहले मायूसी आज दरअसल इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन के जो विमेंस हॉकी का बीच मुकाबला था वहां से आई है, क्योंकि 1 गोल इंडिया ने दागा और 4 गोल ब्रिटेन के थे, तो वहां पर हमारी हार हुई है, तो वो मायूसी है। होपफुली पीवी सिंधु चेयर लेकर आएंगी, क्योंकि उनका मुकाबला की च्युंग के साथ चल रहा है। तो ओलंपिक्स में पूरा एक्शन है आज, भारत के कई सारे मुकाबले हैं, वहां पर भी नजरें होनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट्स इंडसइंड बैंक के, जैसे आपने कहा, थोड़े से मिले जुले रहे हैं। अब एनआईएम्स को देखेंगे तो वहां पर 8 क्वार्टर लोज पर दरअसल परफॉर्मेंस है। यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त देखने को मिली 99% की, लेकिन एक अदर इनकम का फैक्टर है जिसके चलते ये मुनाफा दरअसल 1016 करोड़ पर आया है। अनुमान 932 करोड़ के आसपास का था। ब्याज से आय में हल्की सी बढ़त 7.5% तक का इजाफा देखने को जरूर मिला है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर जो बाकी बैंकों में चिंता थी, यहां पर भी चिंता है। ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.88% पर आ गया है एज अगेंस्ट 2.67%, और स्लिपेजेस दरअसल अभी भी बढ़ रहे हैं। ये 2762 करोड़ का स्लिपेज का आंकड़ा है।
तिमाही दर तिमाही आप कंपेयर करेंगे तो Q4 से Q1 में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट जरूर आई है, लेकिन अब भी आंकड़े को लेकर चिंता है। डिपॉजिट मोमेंटम अच्छा है, लेकिन लोन